Hello guys, so let's start class 12 NCRT chapter 2 Indian states and society in 18th century. So after the decline of Mughal empire completely, उसके बाद हम जो kingdoms हमने देखा था कि निज़ाम उल मुल्क अवध में हैदराबाद में चला गया था नीचे, फिर अवध का राइज होते हुए देखा हमने बंगाल में। मतलब ये सब लोग मुगल्स के ही अंदर थे, पर मुगल्स के ही अंदर थे पर अपनी अपनी टेरिटरी बना रहे थे, और लेटर ये लोग खुद में ही एक किंगडम करके राइज हो गए। एंड एट द सेम टाइम मराठास भी एग्जिस्ट करते थे। ओके, मराठास का अभी तक डिक्लाइन नहीं हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन द डेब्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर के गिरने के बाद and its political system arose a large number of independent and semi-independent powers, है ना। independent powers like मराठा किंगडम। फाइनली मराठा किंगडम ऑल ओवर इंडिया में हम देखते जाएंगे, पर यही मराठा किंगडम का अहमद शाह अब्दाली के बाद डिक्लाइन हो जाएगा। फिर बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर। बंगाल, अवध में, हैदराबाद में, मैसूर यहाँ पे, और मराठा किंगडम, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, इट इज़ दिस पावर्स विच चैलेंज द ब्रिटिश अटैम्प्ट। और इसी टाइम हम देखते हैं ब्रिटिश अटैम्प्ट। जब मुगल्स नहीं रहे तब ब्रिटिशर्स आए। एक्चुअली उसी टाइम आ गए थे तब, पर ब्रिटिशर्स इंक्रीज इनकी इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी पावर बढ़ने लग गई। पर उनको क्या क्या टैकल करने के लिए, उनको क्या एक सुप्रीमेसी देने के लिए ये सब अभी भी एग्जिस्ट थे। ओके, तो देखते हैं 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। सम अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोनॉमस फ्रॉम, एज मैंने पहले भी बता दिया था, कुछ लोग ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये सब लोग कैसे थे, मुग़ल प्रोविंसेस के अंडर आते थे, और फिर लेटर जाके ये लोग सेमी इंडिपेंडेंट, फिर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे लेटर। द रूलर्स ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स। अब मुगल्स का नहीं चलने लग गया, इनका ही धीरे धीरे सारे चलने लग गया। They curved with varying degrees of success the lower local officials and petty chiefs and zamindars who constantly fight with higher authorities for control over surplus produce of the peasants, who sometimes succeeded in establishing local centers of power। ये बता रहा है कि अब जाके अगर किसी भी दो लोगों के बीच में, या फिर हायर अथॉरिटीज़ और लोअर अथॉरिटीज़ के बीच में पावर की जंग चलती थी, तो अब ये लोग खुद से ही इंडिपेंडेंट हो जाते थे अपना, क्योंकि अब मेन मुग़ल तो रहा नहीं है इनका। बट लेट्स सी ये वाला पार्ट अब से। हैदराबाद एंड कर्नाटक स्टेट। फाइनली हम अब एक एक करके हम सबको देखेंगे। हैदराबाद एंड कर्नाटक स्टेट। द स्टेट हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निज़ाम उल मुल्क, जिसको असफजावी कहते हैं, 1724 में। याद है 1722 में ये वज़ीर बने थे, फिर 2 साल बाद इनको भी समझ में आ गया मोहम्मद शाह के अंडर इनका कुछ नहीं चलने वाला। ही प्लेड लीडिंग रोल टू ओवरथ्रो सैयद ब्रदर्स। हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, मोहम्मद शाह के साथ सैयद ब्रदर्स को हराने में इनकी मदद थी। फ्रॉम 1720 टू 1722 इन्होंने फ़ाइट की वज़ीर की पोस्ट के लिए लड़ने के लिए, एंड फाइनली जब वज़ीर मिला तो 2 साल बाद वो ये छोड़ ही दिए थे। But he soon got disgusted with the office of Emperor Muhammad Shah, and frustrated by his all attempt, he decided to go to the Deccan side. Here he laid the foundation of Hyderabad states, है ना। यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन की हैदराबाद स्टेट से, मोहम्मद शाह से हटने के बाद। ये सब फर्स्ट चैप्टर में ही हमने देखा। बट ही नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फॉर द सेंटर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब तक भले ही इन्होंने हैदराबाद को अपने हिसाब से चला रहे थे, पर बोलने के लिए ये अभी भी महाराष्ट्र मुगल्स के ही अंडर थे, ठीक है। बट क्योंकि ये थोड़े दूर थे तो ये अपने हिसाब से चला लेते थे। ही वेज वॉर्स, कंक्लूडेड पीस, कॉन्फर्ड टाइटल्स एंड गेव जागीर्स एंड ऑफिसेज विदाउट रेफरेंस टू दिल्ली। हम मैंने बोला ना, इंडिपेंडेंट ही सब कर रहे थे। ही फॉलोड अ टॉलरेंट पॉलिसीज़ टुवर्ड्स द हिंदूज़। दो निज़ामुल मुल्क ही थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ की थी सैयद ब्रदर्स के खिलाफ, ऐसे बोल बोल कर कि ये तो एंटी मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। पर ही इज़ ऑल्सो टॉलरेंट, बिकॉज सत्ता में आने के बाद यू रियलाइज दैट एवरी वन शुड बी, यू शुड वर्क फॉर एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल, अ हिंदू पूरन चंद वॉज हीज़ दीवान। और ये हमें कैसे पता चलता है, उनके किंगडम में ही नोबल्स में से उनके दीवान बने थे पूरन चंद। ही कंसिडर्ड द पावर इस्टेब्लिश एन ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेक्कन। ही फोर्स द बिग एंड टर्बुलेंट जमींदार्स टू रिस्पेक्ट हिज अथॉरिटी। अच्छा, किधर भी इस्टेब्लिश कर लो अपनी अथॉरिटी, पर आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप उधर के लोगों से भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा किया, ज़मींदार्स को अपने अंडर किया।
power and kept the Maratha powerful Maratha out of his dominions. क्योंकि याद है मराठास लोगों का साउथ में दक्कन साइड में चलता था, इन लोग चौथ सरदेशमुखी लेते थे, तो इन्होंने मेक श्योर किया ये मराठा से भी एक्सट्रीमली अपने लिमिट में ही रहा. बट आफ्टर हिज डेथ इन 1748 24 में ये आए. 48 में ऑलमोस्ट 24 साल करने के बाद ये हैदराबाद फेल प्रे टू द हेड ऑफ डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस एंड एज वेर ऑपरेटिंग एट दिल्ली. फाइनली इनकी डेथ के बाद वापस दिल्ली ने अपना कंट्रोल ले लिया और फिर दिल्ली से भेजा जाता था. द कर्नाटिक वॉर्स वॉज वन ऑफ द सूबाज ऑफ मुगल डेक्कन. ठीक है ना. अच्छा, तो हम इसीलिए बोलते हैं क्या डेक्कन में मुगल्स थे? हाँ थे. हमने हैदराबाद देखा कैसे. हैदराबाद तो इंडिपेंडेंट था सही इनके अंडर, पर नहीं, जब इनकी डेथ हुई उसके बाद मुगल्स अपने अंडर से एक बंदे को हमेशा भेजते अपॉइंट करते रहते थे यहाँ का. तो फिर फाइनली कर्नाटिक वॉर हमने देखा था, ये सारी चीज़ें. तो ये सब कौन लड़ रहा था? ये सब निज़ाम ऑफ हैदराबाद तो लड़ रहा था बट अंडर द मुगल्स. ठीक है. बट जस्ट एज इन प्रैक्टिस द निज़ाम हैड बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली, सो ऑल्सो द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ कर्नाटिक. जैसे कि हमने देखा कि मोहम्मद शाह आलम टू जैसे जैसे ये लोग भी कमज़ोर होते जा रहे थे, तो यहाँ पे भी कर्नाटिक रीजन में, यहाँ पे कर्नाटक है ना, तो इसीलिए यहाँ के भी लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते बोलते नवाब ऑफ कर्नाटक बोलने लग गए. जैसे नवाब ऑफ दिल्ली होता है ना, पर ये लोग ने भी अपने आप को नवाब बोलना स्टार्ट कर दिया. हैड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइस रॉय ऑफ द डेक्कन एंड मेड हिज ऑफिस हेरिडिटरी. और फाइनली अपनी ऑफिस को हेरिडिटरी कर दिया. हेरिडिटरी करने से क्या हो गया कि दिल्ली से लोग नहीं भेजे जाते हैं, मुग़ल वाले लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे कि कौन हैदराबाद में बैठेगा. द नवाब सादतुल्ला खान, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नेम. सादतुल्ला खान ऑफ कर्नाटक मेड हिज नेफ्यू दोस्त अली एज हिज सक्सेसर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सुपीरियर द निज़ाम. जो दिल्ली में बैठा है उससे पूछे बगैर किसने सादतुल्ला खान ने अपने नेफ्यू को दोस्त अली को, सादत अली खान भी इज़ अ ग्रेट नेम इन हिस्ट्री, आता रहता है MCQs में. सादत अली खान ने अपॉइंट कर दिया. और जबकि हमेशा कैसा होता था कि एम्परर से पूछा जाता था. लेटर आफ्टर 1740s द अफेयर्स ऑफ द कर्नाटिक डिटोरेटेड बिकॉज ऑफ द रिपीटेड स्ट्रगल फॉर इट्स नवाबशिप एंड अपॉर्चुनिटीज़. यूरोपियंस आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, इनका इंटरफियरेंस, खुद नवाब्स के साथ इंटरफियरेंस दिल्ली के, तो लेटर इनका भी पोजीशन डिक्लाइन हो जाएगा. सो दिस इज़, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि निज़ामुल मुल्क ने इस्टेब्लिश किया था हैदराबाद. 1924 में ये आ गए थे हैदराबाद. लेटर 48 में इनकी डेथ हो गई थी. 48 तक ही ये राज नहीं कर रहे थे, और भी बीच बीच में लोग आए थे. एग्जांपल सादत अली खान. बहुत धीरे धीरे जाकर ये लोग भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गए थे. ओके. और फिर फाइनली ये लोग ने सादत अली खान ने दोस्त अली खान को नवाब बना दिया था. तो उसके बाद से मुग़ल एम्परर विदाउट आस्किंग द मुग़ल नवाब. ठीक है. तो वहाँ से हमें पता चला कि ये लोग भी इंडिपेंडेंट धीरे धीरे हो गए थे. ओके. नेक्स्ट आर टेकिंग एडवांटेज. अब बंगाल देखते हैं. ठीक है. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. अगेन सबको पता है सेंट्रल अथॉरिटी वीक बन रही है, तो अब सब एडवांटेज लेंगे. ग्रोइंग वीकनेस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान. इंपॉर्टेंट नेम, हमेशा मैच द कॉलम में आता है. तो मैच द कॉलम में अब तक हमने क्या क्या देखा. मैच द कॉलम में अगर आएगा हैदराबाद से रिलेटेड कौन है? सादत अली खान, निज़ामुल मुल्क, दोस्त खान, इनमें से कुछ भी आया. मेन तो अगर इस्टेब्लिशमेंट का आया तो निज़ामुल मुल्क ही करना है. ठीक है. और फिर अगर बंगाल का आया, बंगाल का मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान. ये दो इम्पॉर्टेंट नेम्स है, हम इसमें देखते हैं. बट इवन दो मुर्शिद कुली खान वॉज मेड गवर्नर. शुरू में जब मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया, इनको बंगाल भेजा गया था. जैसे बंगाल जीत लिया मुगल्स ने, तो इनको हेड कर दिया था. तो मुर्शिद कुली खान वॉज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एट लेट 1717. He had been effective when he was appointed in Diwan. He soon freed himself from central control, though he sent regular tribute to the emperor.
He established peace by freeing Bengal of internal and external danger. Bengal was now also relatively free from uprisings of ज़मींदार्स. मुर्शिद कुली खान ने एक्चुअली में बहुत काम किया था यहाँ पे ना, ज़मींदार्स की फ़ाइट चल रही थी अगेंस्ट द मुगल्स ओनली. तो ये जब आए तो ज़मींदार्स को उनकी जो भी डिमांड थी उसको फुलफ़िल किया. इनफैक्ट बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाया था मुर्शिद कुली खान ने, इसलिए ही इज़ फेमस एज द गवर्नर ऑफ बंगाल. पर ये सब अगेन एंड इनफैक्ट बंगाल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. फिर जाके इन्होंने बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ लाई, तब जाके ये ट्रिब्यूट भी दे पा रहे थे एम्परर्स को. और एम्परर को लग रहा था कि बंगाल से तो बहुत ज़्यादा सोना, ये ग्रेन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें आ रही है, बट दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ हीज पॉलिसी. द ओनली 3 मेजर अपराइजिंग ड्यूरिंग हिज रूल वेर जस्ट फर्स्ट सीताराम राय, क्योंकि शुरू में गए थे तो अगेंस्ट थे ना, तो सीताराम राय, उदय नारायण एंड गुलाम मोहम्मद, एंड देन by Sujat Khan and finally by Najat Khan. After defeating them, Murshid Quli Khan gave their zamindars to his favorite Ramaiya. Murshid Quli Khan died in 1727. Okay. तो यही है कि 3 मेजर अपराइजिंग हमने कौन कौन देखी उनके टाइम में. सीताराम रे, उदय नारायण एंड गुलाम मोहम्मद, एंड देन ये थे, एंड देन बाय सुजत खान, एंड देन फाइनली बाय नजत खान. ठीक है, ये सीताराम रे, सुजत खान एंड नजत खान, ये तीनों ने ही इनको डिफीट दी थी, पर फाइनली इनको पुट डाउन कर दिया. मुर्शिद खान फाइनली अपने ज़मींदारी टू हिज फेवरेट रमैया को दे दिया. फिर मुर्शिद कुली खान डाइड in 1727 and his son-in-law Sujauddin ruled Bengal till 1739. Sujauddin is also a name, ठीक है, prominent name है इसीलिए. Sujauddin, अलीवर्दी खान deposed and killed Sujauddin. तो अब हमने क्या देखा, शुरू में कौन आए थे, लेट्स सी. शुरू में थे मुर्शिद कुली खान, है ना, मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन. मुर्शिद कुली खान, देन सुजाउद्दीन. सुजाउद्दीन को कौन किल करेगा, सरफराज खान, अलीवर्दी खान. ओके. अलीवर्दी खान, देखो, अलीवर्दी खान डिपोज एंड किल सुजाउद्दीन सन्स सरफराज खान एंड मेड हिमसेल्फ नवाज. सुजाउद्दीन के सन को मार डालते हैं अलीवर्दी खान, एंड अपने बेटे सरफराज खान को हटा देता है. तो सुजाउद्दीन सन सरफराज खान, ये सरफराज खान को हटाकर वो अपने बेटे अलीवर्दी खान, अपने बेटे को बिठा देते हैं. ओके, एंड मेड हिमसेल्फ एज नवाब. अलीवर्दी खान अब नवाब बन जाते. दिस 3 नवाब्स गेव बंगाल अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस. मतलब जितना भी था, अलीवर्दी खान, सुजाउद्दीन एंड मुर्शिद कुली खान. ये सीरीज़ में याद रख लेना अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं तो. मुर्शिद कुली खान, फिर आता है सुजाउद्दीन, फिर आता है MSA अलीवर्दी खान. ठीक है, MSA याद रखना, सीरीज़ में पूछा जाता है. बंगाल्स के 3 सीरीज़ में बता रहा हूँ 2. ठीक है, तो सुजाउद्दीन, सरफराज खान, दिस 3 नवाब्स गिव बंगाल अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस एंड ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोटेड इट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री. मुर्शिद कुली खान इफेक्टेड इकोनॉमीज इन एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने कहा था ना, ये लोग बेटर एडमिनिस्ट्रेटर होंगे. रीऑर्गेनाइज द फाइनेंस ऑफ बंगाल्स एंड ट्रांसफरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ जागीर लैंड्स इनटू खलीशा लैंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लिया कि जो जागीर देते थे उसके बदले ये लोग ने सारे जागीर लैंड्स को, सारे नहीं, लार्ज पार्ट को खलीशा लैंड में कर दिया. खलीसा लैंड करने का क्या फ़ायदा हुआ, जागीर लैंड्स कौन होते हैं कि एक बार किंग ने लैंड दे दी, उससे किंग को कुछ नहीं मिलता था. पर अगर कोई लैंड खलीसा लैंड हो गई तो उसका पूरा का पूरा चीज़ किंग को मिलेगा. जो भी बोया है वो किंग को मिलेगा, पूरा नहीं. अगर फार्मर्स ने बोया तो वो आधा अपना लेंगे और आधा किंग को देंगे, तो फिर किंग उस रिसोर्सेज को दे पाएगा ना, तभी वो ग्रांट कर पाएगा. तो इससे किसी एक का रेवेन्यू नहीं होता, स्टेट्स का होता है. बाय कैरिंग आउट फ्रेश रेवेन्यू सिस्टम्स, है ना, बाय इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, ही ऑल्सो ग्रांटेड एग्रीकल्चरल लोन्स. जकवी फेमस है, किसने लाया था, अलीवर्दी खान ने. ठीक है,
to the poor cultivators to relieve their distress as well as to enable them to play. यानी वो लोन्स भी देता था, जिसको हम जकवी कहते हैं, ठीक है। तो अब जकवी क्या है, इसको मार्क कर दो, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए। व्हाट इज़ जकवी? तो जकवी इज़ एग्रीकल्चरल लोन, ओके। ठीक है, ये ऐसे करना। एंड देन ही वॉज दस एबल टू इंक्रीज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल गवर्नमेंट। ऐसा ऐसा करके उन्होंने बंगाल के रिसोर्सेज को, इसीलिए तो वो लोग ट्रिब्यूट भेज पाते थे। मोर एवर, इवन दो ही डिमांडेड ओनली द स्टैंडर्ड रेवेन्यू एंड फोरबेड इलीगल सीजेस, ही कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम द जमींदार्स एंड द प्रीजेंट्स विद अटमोस्ट क्रूएलिटी। दो इनकी पॉलिसी बहुत सही थी, पर लुक एट दिस, इवन दो ही डिमांडेड ओनली स्टैंडर्ड रेवेन्यू, जितना एक नॉर्मल किंग एक्सेप्ट करता है उतना ही किया, बट उनका तरीका लेने का बहुत ही क्रूअल होता था, ठीक है। अनदर रिजल्ट ऑफ हिज रिफॉर्म वॉज दैट मैनी ऑफ द ओल्डर ज़मींदार्स वर ड्रिवन आउट ऑफ देयर प्लेस, टेकन अप टू स्टार्ट रेवेन्यू फार्मर्स। उनको रेवेन्यू फार्मर्स बना के रख दिया था देन द ओल्डर ज़मींदार। मुर्शिद कुली खान एंड हिज सक्सीडिंग नवाब्स गेव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तभी कोई भी स्टेट रह पाता है अगर आप हिंदू मुस्लिम दोनों में यूनिटी बनाओ। दे फिल्ड द हाईएस्ट सिविल पोस्ट एंड मिलिट्री पोस्ट विद बंगालीज, मोस्ट ऑफ हुम वेर हिंदूज। इट ऑल्सो शोज़ कि ये लोग कितने ज़्यादा लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इन चूजिंग रेवेन्यू फार्मर्स, मुर्शिद कुली खान गेव प्रेफरेंस टू लोकल ज़मींदार्स एंड महाजन्स, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि लोकल्स को ही ज़्यादा पता है, मेनली हिंदूज़ ये भी अगेंस्ट है। तो यानी ये रिलीजियस टॉलरेंट लोग थे, तभी तो ये लोग बेस्ट गवर्नर्स में से बोले जाते हैं। ऑल थ्री नवाब्स रिकग्नाइज द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स, ठीक है, एंड देयरफॉर गिव एनकरेजमेंट टू द मर्चेंट्स ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन्स। दे प्रोवाइडेड अ सेफ्टी ऑफ रोड्स फॉर रिवर्स फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स बाय रेगुलरली इस्टेब्लिशिंग थानाज एंड चौकीज। देखो, थानाज एंड चौकीज उसी टाइम आया था, ओके। तो ये सारी क्या थी, क्योंकि रोड पे जाते थे जब भी कोई भी अपनी ट्रेड्स एंड ऑल लेकर, तो वो लोग मतलब उनको रॉबर्स, डकैत, ये सब लोग ले लेते थे ना। दे चेक प्राइवेट ट्रेड बाय ऑफिशियल्स, यानी दे आर इन कंक्लूसिवली दे आर टेलिंग कि कितनी ही बेटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ थी किसकी, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, है ना। At the same time, they made point maintain strict control over the foreign trading companies and their servants and prevented them from abusing their privileges. They compelled the service of English East India Company to obey the laws of the land. Laws, very great policies by Murshid Ali Vardi Khan. Ali Vardi Khan did not permit English and the French to fortify their factories in Calcutta and Chandanagar. जब तक अली वर्दी खान था तब तक उसने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं अलाउड किया था, विच इज़ ग्रेट। इसीलिए ये लोग बाद में जाके इस्टेब्लिशमेंट होता है, एटलीस्ट नॉट टिल 1707. The Bengal Nawabs proved that to be short-sighted and negligent is one respect. They did not firmly put down the increasing tendency. In fact, company after 1707 to use military force to threaten its use to get its demand accepted. बाद में जाके 1707 तक, because they knew कि नवाब्स आर ग्रेट वाइस इनफ, तो 1707 में जाके इन्होंने मिलिट्री को यूज़ किया, मतलब आर्म्स एमिनाइजेशन से डरा के तब जाके अपने लिए पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करवाई थी। बट दे कंटिन्यू टू बिलीव अ मियर ट्रेडिंग कंपनी। इनके राज में अली वर्दी खान तक ये सिर्फ मियर ट्रेडिंग कंपनी थी। They failed to see that the English company were no longer a company but was a representative of the most aggressive and expansionist. Of course they won't. Now let's see. The Nawabs of Bengal neglected to build a strong army and paid a heavy price for it. Nawab of Bengal का just one biggest mistake was कि वो लोग आर्मी पे ध्यान नहीं दे पाए, otherwise administration was best, okay? जितना उस टाइम में कर सकते थे, एटलीस्ट बेटर देन मोहम्मद शाह। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी ऑफ मुर्शिद कुली खान वॉज अराउंड 2000 cavalry and 4000 infantry of Ali Vardi Khan. Was repealed invasions of the Marathas, and in the end he had to cede a large part of Odisha to them. This is ये काफ़ी
पढ़ते हैं हम लोग कि इनका पार्ट तो जो था बंगाल का, उड़ीसा वाला पार्ट उस टाइम बंगाल में ही था, ये मराठास के अंडर चौथ के लिए आ गया था। क्यों आ गया था? बिकॉज नवाब ऑफ बंगाल कुड नॉट डिफीट मराठास, एंड मराठास कंटिन्यूसली आते थे, बार बार आते थे, रेड करते थे और पैसे लूट उट के चले जाते थे। ये लोग हर बार डिफीट नहीं कर पाते थे। उड़ीसा को मराठास ने बहुत लूटा है। एंड व्हेन in 1756 the English East India Company declared war on सिराजुद्दौला, है ना। जब सिराजुद्दौला पे 1757 बैटल ऑफ प्लासी पे जब हुआ था फाइट, द सक्सेसर ऑफ अली वर्दी खान, ठीक है। एक सेकेंड, पहले तो हम ये देख लें, फिर से नाम देख लो, नाम याद कर लेना। हाँ, पहले आता है मुर्शिद कुली खान, देन ही सन सुजाउद्दीन, देन अली वर्दी खान MSc, एंड देन आता है सिराजुद्दौला, ठीक है। मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दौला, देन कम्स अली वर्दी खान, देन सिराजुद्दौला। पहले सुजा फिर सिर, सुजा सर, ठीक है। मुर्शिद कुली खान, सुजा, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, इसी के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है। पर इसमें हार गया था। दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग कि ना इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर थी, बट ये लोग ने मिलिट्री मेंटेन नहीं कर पाई थी, इसीलिए तो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे, है ना। ओके, सो नेक्स्ट था strong. The Bengal of Nawabs also failed to check growing corruption among their officials. Even judicial officials and qazis and muftis were given to take सोचो छोटे छोटे ऑफिशियल्स प्लस जुडिशल ऑफिशियल्स जिनको मेनली ये लेकर जाते होंगे कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है, वो खुद ही ब्राइब से घिरे हुए थे। देन कम्स अवध, तो ऐसे ही डिक्लाइन हो गया बंगाल का भी। नेक्स्ट अवध, राइज एंड डिक्लाइन, यही हम पढ़ रहे हैं अभी। अवध, द फाउंडर ऑफ अवध was autonomous kingdom of Awadh was of Sadat Khan. This comes Sadat Khan, okay. और जिन सादत खान या फिर बुरनहुल मुल्क, who appointed him who was appointed governor of Awadh in 1722. 1724 में तो हैदराबाद बना था, मतलब सबसे पहले अवध। ही वॉज एक्सट्रीमली बोल्ड, एनर्जेटिक, ऑल ऑफ देम वेर इंटेलिजेंट पर्सन। तुम देख रहे हो जितने भी अभी तक ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए, almost everyone was wise enough for administration. At the time of his appointment, rebellious zamindars had raised their heads everywhere. Again, इसमें भी zamindars का, but they refused to pay the land tax. For years, Sadat Khan had to wage war upon them. He succeeded. His lawlessness and disciplining the big zamindars. इसने internal feuds को finally maintain किया. Most of the defeated zamindars were, however, not displaced, which is the best thing he did. At least उनका भरोसा तो जीता. They were usually confirmed in their states after they had submitted and agreed to pay their dues. जितना भी ये लोग ज़मींदार जो नहीं भर रहे थे, ये लोग अब फाइनली ये लोग अपने ड्यूज़ भरने लग गए. whenever the Nawab military hold weekend और he engaged in some other direction, they would rebel. जब भी ये लोग, पर ये लोग ज़मींदार अभी तक नहीं सुधरे थे. जब नवाब कहीं और जा रहा था लड़ने के लिए या फिर उसकी मिलिट्री वीक पड़ रही थी, ये हमेशा रेबेल कर देते. सफदर जंग, Sadat Khan's successor, later wrote, the Awadh chiefs were capable of creating a disturbance in the twinkling of an eye and were more dangerous than the Maratha of the Deccan. मोस्टली हम बोलते हैं कि ऐसा काम मराठास करती है, कभी भी आके लूटपाट कर देती है, पर हमारे ही किंगडम में खुद हमारे चीफ्स बैठे हैं जो कि यही करते थे. तो सफदर जंग एंड सादत खान इंपॉर्टेंट नेम. सादत खान ऑल्सो कैरीड आउट फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट इन 1723. एक साल ही तक किया. He said to have improved a lot of peasants by levying equitable land revenue. Imagine ये इतना बेटर करने के बाद भी ये लोग रेबेल करते थे. Like the Bengal Nawabs, he did not discriminate between Hindus and Muslims. Many of his commander and high officials were Hindus. ठीक है. He curbed refractory zamindars, chiefs and nobles irrespective of their religion.
हीज ट्रूप्स वेर वेल पेड एंड वेल आर्म विद दिस इज़ बेटर. एटलीस्ट बंगाल की तरह नहीं है कि इनकी आर्मी बेटर नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल इनफ. बिफोर हीज डेथ he had become virtually independent and he made the province a hereditary possession. मरने से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि भाई मेरे बाद मेरा ही सक्सेसर आएगा. तो his nephew सफदर जंग was simultaneously appointed as a वज़ीर in 1748 as a province of. सफदर जंग अभी important role play करेगा. सफदर जंग gave a long period of peace to the Awadh before his death in 1754. He suppressed rebellious ज़मींदार्स and made alliance with Marathas of Sardars. Finally किसी ने बना पाया मराठा सरदार that his dominions saved from their incursion. He carried on warfare against Rohillas and Bangash Pathans. ये पठान्स बहुत मात देते हैं इन लोगों को, पर he carried warfare against them. In his war Bangash Nawabs in 1750, he secured Maratha military help by paying daily allowances 25,000 and Jat support by paying. Later he entered into agreement with Peshwa by which Peshwa was to help Mughal Empire against Ahmad Shah Abdali and to protect it from internal rebels as the Indian Pathans and Rajputs. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सफदर जंग ने क्या किया, इन्होंने फाइनली जाट से, पेशवा से एंड मराठा से बना के रखी बाय पेइंग देम चौथ, सरदेश मुखी, वॉट एवर यू कॉल. बट फिर बाद में, और ये क्यों कर रहे थे, ताकि अहमद शाह अब्दाली जब आए हमारे किंगडम में तो उसके अगेंस्ट ये लोग हमारे लिए खड़े रहे. एंड एक्चुअली में मराठाज ही मेन लड़ने गए थे, राइट. In return, Peshwas was to be paid 50 lakhs granted to the Chauth of Punjab. पंजाब को भी चौथ देते थे. Sindh and several districts of northern India made the governor of Safdarjung. Okay. The agreement failed, however, the Peshwa went to the Safdarjung enemies at Delhi. Safdarjung was equitable, seems to be system of justice. He too adopted a policy of impartiality in employment. Same like Bengal, the highest position in government was held by Hindu Maharaja Nawab Rai. Okay? The prolonged period of peace, let's see the downfall. Peace and economy of the nobles was under the government of Nawabs resulted in time growth of a distinct Lucknow culture around the Awadh court. Lucknow for a long and important city of Awadh and the seat of the Awadh literature. Nawabs after 1775 soon rivaled Delhi in its patronage of arts and literature. अच्छा, लखनऊ इतनी, अवध के अंदर लखनऊ इतनी इम्पोर्टेंट बनती जा रही थी इनकी. हम मोस्टली शाहजहां की वजह से दिल्ली की आर्ट एंड कल्चर्स को बहुत जानते हैं, पर अब लखनऊ की आर्ट एंड कल्चर प्रोमिनेंट हो रही थी. लखनऊ यानी अवध की प्रोमिनेंट हो रही थी. तो ये चैलेंज कर रही थी खुद नवाब्स को ऑफ दिल्ली के. तो सफदर जंग मेंटेन्ड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल मोरालिटी. ऑल हिज लाइफ ही डिवोटेड टू हिज ओनली वन वाइफ. फाइनली कोई नवाब था जो वन वाइफ था. As a matter of fact, all the founders of three autonomous kingdom, Hyderabad, Bengal and Awadh, namely Nizamul Mulk, Murshid Quli Khan and Ali Vardi Khan and Sadat Khan and Safdar Jung, were men of high professional personal morality. When पहले ही कहा था, they were nobles enough, but they were actually nobled enough and lived a simple life. Their lives give a lie to the belief of the leading nobles of 18th century led extravagant and luxurious life. Like respite of living like luxurious life, they lived a simple life. That's what they want to say. अब मैसूर आ रहा है. If you might know, मैसूर केरला साइड क्या है. Let's see. मैसूर में टिप्पू सुल्तान एंड ऑल ये सब हम पढ़ेंगे. Then areas around दिल्ली हम राजपूत पढ़ेंगे. फिर बंगश पठान एंड रोहिलास द सिक्स. ओके, तो हम पार्ट 2 में करेंगे आगे का. अभी के लिए